बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है कैपेसिटर। हम सब ने पढ़ रखा है और इसमें एक पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले इन डिटेल हम कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या असर होता है। फिर हम टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और अगर इनफ टाइम बचा हमारे पास और अगर मतलब लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हुआ तो हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को भी इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड विजन अपने माइंड में रखना है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना बच्चों, इसमें तीन मेजर डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस कहलाती है रेजिस्टर, एक जो हम आज पढ़ेंगे कैपेसिटर, और एक हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे इंडक्टर। ये तीन मेजर डिवाइसेस हैं जो आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़नी है। तो सब बच्चे अपना विजन बिल्कुल ब्रॉड रखेंगे कि आप चैप्टर 12 से चैप्टर 16 तक मेजरली ये तीन कंपोनेंट्स इन डिटेल पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को इन डिटेल पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 13 में, कैपेसिटर आप पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 12 में, और इंडक्टर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। अब कैपेसिटर तक जाने से पहले ये कैपेसिटर को हम जैसे डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये अपने डेफिनेशन याद रख लेनी है। और मार्केट से अगर आप कैपेसिटर लेने जाएंगे तो आपको इस शेप में कैपेसिटर जो है वो मिलेगा। ये एक टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है ओवर अ गिवन वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2200 माइक्रोफैरेड ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये 2200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मेन आइडिया क्या है? देखें, चार्ज का फ्लो करना ये करंट है, दरिया का फ्लो करना ये भी एक तरह का वाटर करंट है। लेकिन अगर दरिया में पानी बह रहा है तो पानी तो स्टोर भी तो किया जा सकता है, जैसे डैम बना के पानी स्टोर कर लेते हैं। तो यही आइडिया साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने यूज किया कि अगर चार्ज फ्लो कर सकता है तो फिर वाटर की तरह, पानी की तरह चार्ज को स्टोर भी किया जा सकता है। सो उसी बेस पर कैपेसिटर की थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। अब इसमें कैपेसिटर होता कैसा है, किस तरह बनाया जा सकता है, तो ये थ्योरी यहाँ पे कुछ लिखी है, ये आपको स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लीजिएगा कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर टू वन अनदर। लाइक मेरे पास ये एक मेटल प्लेट हो और इसके करीब में एक और मेटल प्लेट प्लेस कर दूं और उन दोनों के दरमियान एक सेपरेशन होनी चाहिए। वो जो सेपरेशन है वो किसी वैक्यूम से भी हो सकती है और किसी भी इंसुलेटर जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं उससे भी हो सकती है। एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज। एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से एंड इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। और मार्केट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह के कैपेसिटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर है, लेकिन आपके रेडियो सेट्स में एक कैपेसिटर यूज होता है जिसको हम वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस चेंज करके हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 में हम वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको ये जो लिखी हुई बातें हैं इनमें हम कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो कीबोर्ड का बटन, ये कीबोर्ड का एक बटन बना हुआ है। कीबोर्ड के बटन्स जो होते हैं ना, उनमें एक अपर प्लेट होती है, एक लोअर प्लेट होती है, और ये बेसिकली एक छोटे से कैपेसिटर की तरह काम करती। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करती है और इसके चेंज होने से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कंप्यूटर प्रोसेस तक जाता है और वो उस बटन के प्रेस होने को रिकॉग्नाइज करता है। सेम इसी तरह हमारे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन्स होती हैं वो भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स होती हैं। यानी जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अपनी फिंगर को प्रेस करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर दो थिन मेटेलिक शीट्स आप कंसीडर करने लगी हुई हैं जिनकी कैपेसिटेंस चेंज होती है। जैसी कैपेसिटेंस चेंज होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो जाता है मोबाइल के प्रोसेसर तक। ठीक होगी बात?
और यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट शक्लों के डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर जो हैं पड़े हैं, लेकिन ये तीनों एक ही टाइप में आते हैं, वो आती है फिक्स्ड कैपेसिटर में। इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन थ्योरी पर, जो एक सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपेसिटर है। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकली चीज़ें लिखी भी हुई हैं। पहले हम सर्किट अरेंजमेंट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हम V से डिनोट करते हैं, बैटरी है उसका वोल्टेज V है। ये हमारे पास प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में एक मेटल प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से और एक मेटल प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इन प्लेट्स के ऊपर क्या स्टोर होगा? चार्ज स्टोर होगा। कब स्टोर होगा? जब हम वोल्टेज को नॉन जीरो करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सो पहली प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी बच्चों के Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब कहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो याद रखें वहां पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर हम Q और V का ग्राफ बनाएं तो इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं C। C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज C? C is the capacitance. It is the ability of a capacitor to store charge. हम एक डैम बनाते हैं, भाई कितना बड़ा डैम है, कितना चार्ज, कितना पानी स्टोर कर सकता है। तो सेम इसी तरह एक कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर। तो ये जो कांस्टेंट C यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली क्या है? ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाता है। फिर इसी तरह जैसे हम डैम बड़ा या छोटा बना सकते हैं पानी स्टोर करने के लिए, तो हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। और हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आप सब बच्चों से एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलें अगली स्लाइड पे जाकर उसको हम डील करते हैं। दोबारा से इन चीजों को देखें कि Q प्रोपोर्शनल टू V, दोनों का कांस्टेंट C, और C की इक्वेशन क्या बनेगी? Q बाय V। अब कोई एक बच्चा मुझे आंसर करेगा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटर? डिक्रीज। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट कोई और ऑप्शन देना चाहे या हम इसी को लॉक करेंगे, यही हमारा ठीक आंसर है? इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। आप सब बच्चों का आंसर गलत है। नाउ यू विल बी अमेज्ड कि हम तो आज तक ये पढ़ते रहे कि भाई ये तो इनवर्स रिलेशन में आ रहा है। इनवर्स रिलेशन में आ रहा है तो वोल्टेज के बढ़ने से कैपेसिटेंस को कम होना चाहिए। तो एक पते की बात बता रहा हूं, गौर से याद रखनी है, पूरी फिजिक्स में काम आएगी। ये जो C है ये इक्वेशन का कांस्टेंट है, इक्वेशन का कांस्टेंट है। इक्वेशन का जो कांस्टेंट होता है ना, वो इक्वेशन के अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। यानी Q को चेंज करने से C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V को चेंज करने से C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? भाई ऊपर पढ़ के तो आ रहे हैं आप कि Q प्रोपोर्शनल टू V है। अगर आप V बढ़ाएंगे तो Q भी साथ ही इंक्रीज कर जाएगा, एंड their ratio which is equal to capacitance, it will remain unaffected, it will remain same। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट आता है वो उन इक्वेशंस के पहले से मौजूद वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता। यानी मैं Q और V को चेंज करके, अनफॉर्चुनेटली Q और V को चेंज करके C को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये बात, ये इंफॉर्मेशन सब बच्चे नोट डाउन कर लें, जहन में रख लें कि Q और V की वजह से कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती। बात समझ आ गई है तो मुझे ओके करें। इसकी एक और भी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। V प्रोपोर्शनल टू I ओहम्स लॉ में पढ़ते हैं हम, V इज इक्वल टू I R पढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन का कांस्टेंट कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू V ओवर I, और अब मैं आपसे पूछूं कि जी मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्या जवाब देंगे आप लोग?
इट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। ऑल ओके। तो फिजिक्स में जो भी इक्वेशन आप पढ़ें, उस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा ना, वो उन वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किन्हीं और कोई और वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। वो किस पे करेगा वो भी मैं बाद में बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। तो यहां पर वोल्टेज चेंज करने से भाई रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां से अलबत्ता हम कैपेसिटेंस को अब डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटेंस को यूनिट वाइज डिफाइन करें तो कूलम चार्ज का यूनिट हो जाएगा, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट हो जाएगा। तो ये कूलम पर वोल्ट इट इज नेम्ड एज फैरेड। कूलम पर वोल्ट इज नेम्ड एज फैरेड। सो यहां पर हम अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। वो डेफिनेशन है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड when 1 volt potential difference is applied across the plates and the plates acquire a charge of 1 coulomb। वही टिपिकल जब हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हमने ऐसे डिफाइन करना होता है कि 1 फैरेड किसे कहेंगे, जब 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस। अभी परेशान नहीं होना अगर चीजें मिक्सअप भी हैं, तो आगे बहुत क्लैरिटी आने वाली है, डू नॉट वरी एट ऑल। आपकी बुक में ये एक साइड इंफॉर्मेशन है बेटा, इसको हाईलाइट कर लें या टिक कर लें कि फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट ऑफ कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है। हम नॉर्मली जब भी कैपेसिटर्स बनाते हैं तो माइक्रो, पीको, मिली फैरेड, नैनो फैरेड इस तरह के यूनिट्स में कैपेसिटर्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये एक सर्टेन मेथड है कि नॉर्मल डिवाइसेस में जो कैपेसिटर्स लगते हैं वो पीको, माइक्रो, मिली फैरेड की रेंज में होते हैं। सो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है मैं इसको एक दफा दोबारा पिक कर रहा हूं और पिक करके मैं पिछली स्लाइड पे वापस जा रहा हूं। इस स्लाइड पे जाकर मैं अब इस ग्राफ को जरा डील करने लगा हूं। गौर से देखना है सबने। हर ग्राफ की एक स्लोप होती है। ग्राफ मैंने किसके दरमियान बनाया है? चार्ज और वोल्टेज के दरमियान। चार्ज अलोंग वाई एक्सिस है, वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस है। किसी भी ग्राफ की स्लोप बच्चों होती है वाई एक्सिस की क्वांटिटी को अगर हम एक्स एक्सिस की क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें। तो चलें फाइंड करते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी। वाई एक्सिस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि चार्ज है और एक्स एक्सिस पे सब इस चीज पे एग्री है कि ये वोल्टेज है। तो स्लोप है Q बाय V। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि Q बाय V इज बेसिकली कैपेसिटेंस। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ। तो यू विल सिंपली आंसर के कैपेसिटेंस इज द स्लोप ऑफ QV ग्राफ। ठीक है, यहां से मेरा वो पिछला दिया हुआ कॉन्सेप्ट भी आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। स्लोप बेसिकली एंगल को भी कहते हैं। चूंकि ये एंगल कांस्टेंट है थ्रू आउट द ग्राफ, लिहाजा कैपेसिटेंस भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी Q और V के ग्राफ में। इज दैट क्लियर? हाँ, इस Q और V ग्राफ में कुछ वेरिएशंस कैसे आ सकती हैं कि अगर हम दो डिफरेंट कैपेसिटर्स को टैली कर लें। लेट्स से किसी एक कैपेसिटर की ये कैपेसिटेंस बनती है, किसी दूसरे कैपेसिटर की ये कैपेसिटेंस बनती है। तो अब आप इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि C1 का एंगल छोटा है तो C1 की कैपेसिटेंस कम होगी, C2 का एंगल बड़ा है तो C2 की कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। मैं फिर बता रहा हूं, स्लोप जो है वो बेसिकली एंगल से भी मुतल्लिकल होती। तो ये ग्राफ आपकी बुक में बना नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो बच्चे एंटी टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कैपेसिटर का मेन कॉन्सेप्ट आ गया। अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूं। आप मुझे बताएं, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे एक कैपेसिटर बना हुआ है, बैटरी लगी हुई है? ओके, अब गौर से देखना है। यहां पर ये बैटरी लगी है, ये यहां पर प्लेट्स लगी हुई हैं जिनके मैं सेपरेशन चेंज करके हिला के आपको दिखा रहा हूं कि मेटल प्लेट्स हैं। मैं इनकी सेपरेशन भी कम ज़्यादा कर सकता हूं, मैं इनकी प्लेट्स का एरिया भी कम ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं एक ग्राफ सिलेक्ट करके सामने ले आया हूँ जो कैपेसिटेंस का ग्राफ है। ठीक है, और प्लेट चार्ज का भी एक ग्राफ मैं यहाँ पर ले आया हूँ जिससे पता चलेगा कि प्लेट्स चार्ज स्टोर कर रही हैं। तो अब मैं बैटरी की वैल्यू बढ़ाने लगा हूँ और इसको मैं लेकर जा रहा हूँ 1.5 वोल्ट की तरफ। तो देखें, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड थी वो पॉजिटिव हो गई है,
जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड थी वो नेगेटिव हो गई है, कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया है। अगेन अगर मैं बैटरी का वोल्टेज 0 कर रहा हूं तो आप देखें कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज भी 0 हो गया। तो मैं अब सब बच्चे ये चार्ज वाले ग्राफ पे पहले गौर करना है। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो चार्ज भी ग्रो अप कर रहा है, वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जहां मैं मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया हूं वहां पे प्लेट ने चार्ज भी स्टोर कर लिया। अब सब ने एक तमाशा देखना है, ये एक ग्रीन ग्राफ को देखना है, ये है कैपेसिटेंस। अब मैं वोल्टेज को डिफरेंटली वेरी कर रहा हूं, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। चार्ज ऑन द प्लेट्स, कभी ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव हो जाती है, कभी नीचे वाली प्लेट नेगेटिव हो जाती है, लेकिन देखें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कैपेसिटेंस को। तो वही कॉन्सेप्ट जो भी हमने सीखा कि वोल्टेज और चार्ज आपस में प्रोपोर्शनल है, जबकि इनके दरमियान में जो कैपेसिटेंस है इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। तो जहां एक सहूलत आती है वहां एक प्रॉब्लम भी आती है कि भाई अगर किसी को कोई बड़ा कैपेसिटर बनाना है तो वो क्या करे, वो बेचारा वोल्टेज और चार्ज से कब तक लड़ेगा। तो अब बड़ा कैपेसिटर कैसे बनाया जाए। बड़ा कैपेसिटर बनाने के लिए, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज करने के लिए अब हम ढूंढेंगे वो फैक्टर्स जिनसे हम कैपेसिटेंस को बदल सकते हैं, और इस टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है बच्चों, इसकी डेरिवेशन में सिंपल करवाऊंगा, बहुत आसान डेरिवेशन है, तवज्जो बस इधर रखनी है। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है C इज इक्वल टू Q बाय V, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। अब आपने काम क्या करना है, आपने Q और V को सिर्फ सॉल्व करना है, ओपन करना है कि Q और V के अंदर कौन कौन सी चीजें छुपी हुई हैं। तो नंबर 1 पे Q इज इक्वल टू सिग्मा A, ये एक फॉर्मूला हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का। मैं रिकॉल करवा देता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला था सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो यहां से मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं सिग्मा A। इज दैट क्लियर। तो ये आपने एक वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना इसको। नेक्स्ट वोल्टेज की बारी आ जाती है। वोल्टेज पर V इज इक्वल टू ED इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पिक करना है। क्यों करना है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन D भी है। इसके बाद आप सब बच्चे अपनी बुक पर जाएं गॉसेस लॉ की 3rd एप्लीकेशन पर, और देखें कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम E की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे D, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये 2 काम करने हैं क्या, एक आपने फाइंड करनी है Q की वैल्यू, एक आपने फाइंड कर लेनी है V की वैल्यू। डन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशंस 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो इक्वेशन थी हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाय V। Q की जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा A, और V की जगह भी लिखेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D। हमारे पास सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस D से डिवाइड हो जाएगा। सो अब आप सब एक चीज पे गौर करेंगे कि कैपेसिटेंस इज A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए। नंबर 2, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द मीडियम प्रॉपर्टी, और यू कैन से कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर भी हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। यानी अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। और तीसरी चीज,
कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ, यानी यहां पर काम उलट जाएगा। यहां पर अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। आसानी के लिए मैं सिर्फ ज्यादा वाली कैपेसिटेंस पे ध्यान दे रहा हूं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस। जब ऑब्वियसली इंक्रीज समझ जाएंगे तो डिक्रीज भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो यहां पर हमें एक बात समझ आई कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली, मीडियम के भी डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, मीडियम के साथ हम एक इफेक्ट ज़हन में रखते हैं। यहां पर मैं आपको टॉपिक पार लगा दूं पहले। कैपेसिटेंस विद अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स हैज एन इक्वेशन A epsilon naught over D, and capacitance with a medium between the equation will have an equation A epsilon naught epsilon R over D। ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ द प्लेट्स है। A is the area of the plates. It could be a small plate, it could be a larger plate and it could be a much larger plate। ठीक है, तो A is the area of the plates। D क्या है? D है distance between the plates और एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यानी इन प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम प्लेस कर दें, ठीक है, तो उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिनोट हो रही है? एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट से। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, सी मीडियम को सी वैक्यूम पे डिवाइड करते हैं, तो मीडियम की इक्वेशन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी और वैक्यूम की इक्वेशन ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगी। नाउ वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी से ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। और हमारे पास जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। अब आपकी बुक पर भी फाइनल जहां पे टॉपिक एंड होता है वहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को देखें। जो कैपेसिटेंस है, सो आवर पॉइंट वाज कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है इसने एरिया के इंक्रीज करने से, एरिया ऑफ प्लेट्स के इंक्रीज करने से इंक्रीज होना है, मीडियम ऐड करने से भी इंक्रीज होना है और डिस्टेंस को इनवर्स रिलेशन की वजह से डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस में इजाफा होगा। नेक्स्ट पार्ट हमने ये देखा था कि कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम की इक्वेशन, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन आर। यहां से फिर दोबारा साबित होता है कि एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो होती है। एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू में कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम दी जाए, एक मीडियम की परमिटिविटी प्रोवाइड की जाए और आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस विद दैट मीडियम। एक और यूनिट में यहां पर डिस्कस करना जरूरी समझूंगा, वो यूनिट गौर से सुनना और समझना है। हमारे पास अभी इक्वेशन बनी है कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। एप्सिलॉन नॉट को यहां पे मैं अलग कर रहा हूं, C D ओवर A, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट है फेरेड, ओके। इसी तरह डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का आप पहले तो एक यूनिट पढ़ चुके हैं, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये भी यूनिट याद रखें कि एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट फेरेड पर मीटर भी होता है। ये भी आप सब बच्चों ने नोट कर लेना है। तो एप्सिलॉन नॉट इज मेजर्ड एज फेरेड पर मीटर। सो अब अगले हिस्से में हम इन चीजों की डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देखते हैं? हमने कहा कि कैपेसिटेंस बढ़ेगी अगर एरिया बढ़ाएंगे, मीडियम ऐड करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेमोन्स्ट्रेशन साइड। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन में अगेन ये हमारी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस है, ठीक है, और ये हमारा प्लेट चार्ज है। मैं कैपेसिटर को पहले फुली चार्ज कर देता हूँ। चार्ज मैंने कर दिया। अगेन देख लें कि मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ तो फर्क सिर्फ चार्ज पे पड़ रहा है, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ लेट्स सी। अब हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया। अब हमारा मरकज नजर जो है ना वो सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। सो सी, प्लेट्स को या प्लेट्स का एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है। रेड वाले ग्राफ पे आपने गौर नहीं करना।
आपने सिर्फ फिलहाल कैपेसिटेंस वाले ग्राफ पे गौर करना है। एरिया कम कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, एरिया बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है। सो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। इज दैट ओके? अगली चीज, सेपरेशन कम करने लगा हूं और सेपरेशन बढ़ाने लगा हूं तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, सेपरेशन कम करता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है। इट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। डाइलेक्ट्रिक के केस में आ जाते हैं, कैपेसिटर चार्ज कर लेते हैं, कैपेसिटेंस का यहाँ पे ग्राफ सेट कर लेते हैं। तो हमने देखें कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है पहले से, अब ये कोई डाइलेक्ट्रिक है। इस डाइलेक्ट्रिक को मैं जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करना शुरू करूंगा, यू ऑल विल ऑब्जर्व के कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। इसको यहाँ से निकालना शुरू करूंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, अगेन डायरेक्ट रिलेशन है। तो डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ती है, एरिया बढ़ाने से भी कैपेसिटेंस बढ़ती है, और डिस्टेंस कम करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ती है। आई एम होपफुल कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन वॉच कि वोल्टेज को चेंज करने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां तक ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ आई है बच्चों? तो मुझे बताएं मैसेज में दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल और नॉट। दैट्स गुड। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हैं। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आप ऐसा करें, अपना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, बल्कि लास्ट न्यूमेरिकल पे आए। C इज इक्वल टू Q बाय V फॉर्मूला, ठीक है, और Q इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय V। Q पढ़ा ना, Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने ये समझाया था आपको। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द मेटल प्लेट, ये आपने फाइंड करने। आपको गिवन जो चीजें हैं, कैपेसिटेंस भी गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मिलीगन ऑयल ड्रॉप मेथड अगर आपको याद है तो पता होना चाहिए कि 1.6 10⁻⁻19, और वोल्टेज भी गिवन होगा आपको। देखिए मुझे बताएं, ये डाटा सारा गिवन है, न्यूमेरिकल कर लेंगे।